हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अनूप शर्मा और आज आपके लिए लेकर के आए बहुत छोटा सा टॉपिक, इंडक्टर। इंडक्टर एक डिवाइस होती है जो एसी सर्किट में यूज की जाती है। अब एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट की जब हम लोग बात करते हैं तो एसी डिवाइस में एक कंपोनेंट होता है, यानी डिवाइस कनेक्ट करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, वैसे ही एक और कंपोनेंट यहाँ पे ऐड होता है जिसे कहा जाता है इंडक्टर। अब इंडक्टर की जो वर्किंग होती है वो बेसिकली सेल्फ इंडक्शन पे बेस होती है। सेल्फ इंडक्शन पे बेस यानी होता क्या है, कहेंगे एक क्वाइल होती है, यानी ये हो गई देखिए क्वाइल। अब इस क्वाइल में जब करंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, यानी करंट अभी हमने कह दिया इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो इंक्रीज होगा तो भी मतलब है कि चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इट मीन्स करंट चेंज हो रहा है। तो जब भी यहाँ करंट चेंज होगा तो इस इंडक्टर में यानी इस क्वाइल में, क्वाइल एग्जैक्टली सोलेनोइड जैसी है, तो इस क्वाइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। यानी ये जो क्वाइल है एक हाइपोथेटिकल बैटरी की तरह बिहेव करेगी और अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ करंट इंक्रीज हो रहा है। अगर डी आई अपॉन डी टी यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब करंट इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होने का अपोज करेगी, यानी एक ये सेल्फ बैटरी बन गई, हाइपोथेटिकल बैटरी नॉट एग्जैक्ट, और ये क्या करेगी, इस इंक्रीज होते हुए करंट को कम करने की कोशिश करेगी, यानी डिक्रीज करने की कोशिश करेगी। तो ये क्वाइल ऑलरेडी एक बैटरी बन चुकी है जिसका ईएमएफ कितना हो गया, एल डी आई अपॉन डी टी। एल कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जो आप पढ़ चुके हैं पिछले टर्न पे, और डी आई अपॉन डी टी हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यानी करंट इंक्रीज होने का रेट भी हो सकता है और करंट के डिक्रीज होने का भी रेट हो सकता है। अब देखिए इंक्रीज हो रहा है करंट, तो उसका अपोज करने के लिए इस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, और अगर यहीं पे करंट डिक्रीज हो रहा होता, यानी हम ऐसे कहें कि ये क्वाइल है और इस क्वाइल में जो करंट है वो अब डिक्रीज हो रहा है, यानी करंट यहाँ डिक्रीज हो रहा है। तो करंट जब डिक्रीज होगा तो ये डी आई अपॉन डी टी को हम लोग कहते हैं नेगेटिव, यानी करंट घट रहा होगा। अब करंट जब घट रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, तब भी इस क्वाइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो इंड्यूस ईएमएफ इस कम होते हुए करंट को, यानी डिक्रीज हो रहे करंट को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। अब इंक्रीज करने की कोशिश करेगा तो ये क्वाइल हमारी एक हाइपोथेटिकल बैटरी बन चुकी होगी, और इस बैटरी का ईएमएफ यहाँ पे होगा एल डी आई अपॉन डी टी। एल कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड डी आई अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। तो आप सोच सकते हैं हम लोग कि अगर क्वाइल में करंट ना इंक्रीज हो और ना ही करंट उस पर डिक्रीज हो, ऐसी कंडीशन में क्या होगा। तो जब ना करंट इंक्रीज हो और ना ही करंट डिक्रीज हो तो फिर डी आई अपॉन डी टी क्या होगा, जीरो होगा। डी आई अपॉन डी टी जीरो होगा तो एल डी आई अपॉन डी टी भी जीरो होगा, यानी फिर क्वाइल में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। यानी जब क्वाइल में कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा तो डी आई अपॉन डी टी जीरो होगा, और उस मोमेंट पे यहाँ कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा, कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। चलिए बात करते हैं कि इस इंडक्टर में जब हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो किस तरीके से करंट इस पे राइज करेगा, कैसे करंट इस पे फ्लो करेगा। तो इसके लिए तो अभी देखिए हमने कहा कि अगर इस कॉइल में करंट कांस्टेंट होगा, ये यानी करंट यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है तो डी आई अपॉन डी टी क्या होगा, जीरो होगा, डी आई अपॉन डी टी जीरो होगा। तो फिर ईएमएफ को हम लोग लिखते हैं एल डी आई अपॉन डी टी, और ई भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो होगा, यानी इस कॉइल में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अब इस कॉइल की क्वालिटी तो हमें पता चल चुकी है कि जब करंट इंक्रीज हो रहा होता है तो ये कॉइल करंट को डिक्रीज करने की कोशिश करेगी,
और जब इस कॉइल में करंट डिक्रीज हो रहा होगा तो ये सेल्फ यानी अपने आप से करंट को इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर इसी कॉइल में करंट कांस्टेंट फ्लो कर रहा है, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, तो फिर इसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा और ये ना तो अपोज करेगा ना हेल्प करेगा। तो अब देखते हैं हम लोग कि इसमें सर्किट में ये कैसे काम करेगी। तो इसके लिए देखिए हमने बनाया यहाँ पे एक इंडक्टर क्वाइल। इस इंडक्टर क्वाइल को हमने कनेक्ट किया एक रेजिस्टेंस से, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है ये क्वाइल के मटेरियल का रेजिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि क्वाइल किसी न किसी मटेरियल की तो बनी होगी और हर मटेरियल का अपना रेजिस्टेंस होता है। तो ये रहा भाई इंडक्टर और ये हो गया कैपेसिटर, सॉरी ये हो गया इंडक्टर और ये हो गया रेजिस्टर। अब जैसे ही हमने स्विच यहाँ पे ऑन किया, बैटरी से करंट निकलना शुरू हुआ। तो जब ये बैटरी से करंट निकल के आ रहा होगा तो ये जो कॉइल है करंट को पास होने से मना कर देगी। अब करंट को एकदम से रोक देगी, बट फिर भी अगर कॉइल हमारी काफी देर तक कनेक्ट रहती है तो इस कॉइल से धीरे धीरे करंट ग्रो करना शुरू करेगा, फिर ग्रो कर करके एक मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो किस तरीके से करंट इस पे ग्रो करेगा, कैसे राइज करेगा करंट, उसी की हम लोग बात करते हैं। तो मान लीजिए किसी मोमेंट पे इस पे करंट फ्लो कर रहा है आई, किसी मोमेंट पे। तो जब ये करंट यहाँ पे आई होगा तो फिलहाल तो ये कॉइल एक इंडक्टर बन चुकी है, यानी ये बैटरी बन चुकी है जिसका ईएमएफ हो गया LdI/dt, और ये था रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस भी पोटेंशियल डेवलप हो चुका होगा। कितना हो गया पोटेंशियल, IR हो गया। अब अगर हम यहाँ किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल करें तो देखिए किरचॉफ लॉ के लिए इस पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट पे हम लोग जा रहे हैं, इसलिए लिखते -LdI/dt। अब करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं थ्रू रेजिस्टेंस, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे हम -IR। अब इस बैटरी से इधर जा रहे हैं नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो यहाँ पे लिखते +E इज इक्वल टू हो गया 0। तो ये एक इक्वेशन बना के हम लोग तैयार करते। तो ये इक्वेशन इस तरीके से किरचॉफ लॉ से इक्वेशन बना ली। अब इस इक्वेशन को बनाने के बाद अब देखिए इसमें क्या करेंगे। तो जब इक्वेशन हमारे पास बन के तैयार हो गई कि -LdI/dt -IR +E इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे लिख लिया भाई LdI/dt इज इक्वल टू हो गया E -IR। अब अगर केवल हम इधर DI/dt को रखें तो ये हो जाना चाहिए 1/L और E -IR। अब इसे इंटीग्रेट करने की व्यवस्था किया मैंने, तो ये हो गया DI/E -IR, और यहाँ पे हमने लिखा 1/L और फिर ये हो गया dt। यानी अब अगर इसको इंटीग्रेट कर लें तो पता चलेगा हमें 0 से किसी पर्टिकुलर टाइम t तक किस तरीके से करंट इस इंडक्टर में ग्रो किया होगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे। आप जानते होंगे कि अगर कहीं लिखा है dx/a-dx और इसे हमें इंटीग्रेट करना है R1 से R2, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -1/b, फिर हो गया log, अब लिखते a-br2/a-br1। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे इसे इंटीग्रेट करने के लिए। तो ये फार्मूला भी आप लोग जानते हैं। अभी इस फार्मूले के बेस पे जब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो गया भाई करंट पहले कितना था 0 और अब कितना करंट हो गया वो पता लगेगा हमें, और लिमिट भी डाल दी 0 से t। तो यहाँ तो हो गया -1/r, फिर हो जाएगा log, अब लिखते E -IR अपॉन E -0 × R। अब 0 × R तो 0 ही हो जाएगा,
खैर, और इधर हो गया ये टी अपॉन एल हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया। उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए आगे देखते हैं क्या होगा। तो अभी अभी हम लोगों ने लिखा -1/r log e माइनस आई आर अपॉन में हो गया भाई ई, और इधर हो गया टी अपॉन एल। अब ये अगर माइनस और आर को उधर शिफ्ट किया जाए तो ये हो जाएगा log e माइनस आई आर अपॉन ई, और ये लिखते हैं हम लोग -RT अपॉन एल। तो log को भी हटा देते हैं तो एक्सपोनेंशियल पावर हो जाएगी। e अपॉन ई को हमने लिख दिया 1, माइनस हो गया आई आर अपॉन ई, और यहाँ पे होगा e की पावर माइनस RT अपॉन एल। यानी log हटाएंगे तो एक्सपोनेंशियल पावर का यूज करेंगे। ये हो गया एक्सपोनेंशियल पावर। तो यहाँ से मिल गया हमको आई आर अपॉन ई, जो हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस RT अपॉन एल। और इस तरीके से अगर हम करंट यहाँ कैलकुलेट करें तो ये हो गया E अपॉन आर 1 माइनस ई की पावर माइनस RT अपॉन एल। तो ये जो करंट है इस इंडक्टर में एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा इस तरीके से। यहाँ पे हम E अपॉन आर को आई नॉट से भी डिनोट करते हैं, और इसे कहा जाता है मैक्सिमम करंट। यानी ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है जो इंडक्टर के थ्रू फ्लो कर सकती है। दूसरी चीज है, ये जो L बाई आर हम लोगों ने लिख रखा है, इसे ताऊ से डिनोट करते हैं, टाउ से, और कहा जाता है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट तो L बाई आर को कहा जाता है टाइम कांस्टेंट। अब क्यों कहा जाता है, चलो इसकी भी बात कर लेते हैं। तो एक्चुअल में हम लोगों ने 11th में पढ़ा होगा यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में, ये जो एक्सपोनेंशियल पावर होती है वो डायमेंशन लेस होती है। तो एक्सपोनेंशियल पावर डायमेंशन लेस होगी, इसका मतलब है ये जो RT अपॉन एल है ये डायमेंशन लेस होना चाहिए। यानी ई की जो पावर होती है, यहाँ पे जो पावर लिखी होती है वो होती है डायमेंशन लेस। अब ये डायमेंशन लेस है, इसका मतलब ये जो RT अपॉन एल है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो डायमेंशन लेस कब होगा, जब ये किसी चीज का रेशियो, क्योंकि रेशियो क्या होता है यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो टी है वो L बाई आर के इक्वल हो गई, और टी क्या है टाइम है। अब टी अगर टाइम है तो ये जो L बाई आर है ये भी टाइम के यूनिट ऑन डायमेंशन होना चाहिए। तो इसके भी डायमेंशन क्या हो जाएंगे टी, और यूनिट अगर L बाई आर के लिखे जाए तो क्या होना चाहिए सेकेंड होना चाहिए। यानी टी अपॉन L बाई आर फिर रेशियो हो जाएगा, तो यूनिट लेस और डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो टी बाई जो अभी अभी हमने लिखा L बाई आर, तो L बाई आर की यूनिट क्या होगी सेकेंड, L बाई आर का डायमेंशन क्या होगा टी, यानी टाइम हो गया। इसीलिए L बाई आर को कह दिया जाता है टाइम कांस्टेंट। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में ये बात आ गई होगी। अभी इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखते हैं। तो उसके लिए देखिए, यानी आई को हम लोग लिख सकते हैं ई बाई आर की जगह पे हमने लिखा आई नॉट, तो ये होगा 1 माइनस स्मॉल ई टी अपॉन टाउ हो गया टाउ। तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल ये करंट हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ अगर हम कहते हैं कि टाइम की वैल्यू 0 लिख देते हैं, तो ये जो आई इज इक्वल टू आई नॉट है, तो ये होना चाहिए फिर 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर टी अपॉन टाउ, और टी को अगर हम 0 लिखें तो ये हो जाएगा आई नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर 0। अब जिसकी भी पावर 0 होती है उसे 1 कहा जाता है, तो ई की पावर 0 भी हो गया 1, 1 अपॉन 1 करेंगे होगा 1,
और 1 - 1 करेंगे होगा 0, यानी जब टाइम 0 था तो सर्किट में हमारे करंट भी क्या था, 0 था। अब धीरे धीरे करंट इसमें ग्रो करता रहेगा। कितना टाइम लगा, तो हमने कहा कि एज्यूम कर लेते हैं कि टाइम तो अब बहुत हो गया, यानी थ्योरेटिकली इनफाइनाइट। यहाँ इनफाइनाइट टाइम का भी एक अपना मतलब है कि ये जो L/R है, L हमें मिलता है माइक्रो की रेंज में, मिली और माइक्रो हेनरी के टर्म में मिलता है। अब मिली और माइक्रो हेनरी के टर्म में अगर मिलेगा तो ये जो टाइम यानी टाइम कांस्टेंट है वो बिल्कुल माइक्रो और मिली सेकेंड के रेंज में होगा, जो 1 या 2 सेकेंड के रेस्पेक्ट में क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। इसलिए 1 या 2 सेकेंड का टाइम इस टाइम कांस्टेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ थ्योरेटिकली टाइम कितना हो गया, इनफाइनाइट। ऐसी कंडीशन में अगर हम लिखते तो ये I = I0 1 - 1/e⁻∞ होता। तो यहाँ पे 1/e⁻∞ क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए मैथमेटिकली। तो करंट I = क्या हो गया, I0। यानी करंट को कांस्टेंट होने में या मैक्सिमम होने में वाया इंडक्टर कितना टाइम लगेगा, तो हम कहेंगे थ्योरेटिकली इनफाइनाइट। अब देखिए, अगर बीच के किसी टाइम की बात किया जाए तो हमने कह दिया कि चार्ज करते हुए मान लीजिए एक टाइम कांस्टेंट का टाइम निकल चुका। कितना टाइम हो गया, 1 टाइम कांस्टेंट। तो एक टाइम कांस्टेंट में कितना करंट किस रेंज तक पहुंचा होगा, तो उसके लिए हमने फिर से लिखा कि जब टाइम की वैल्यू होगी L/R यानी टाउ के बराबर, या कह सकते हैं 1 टाइम कांस्टेंट, 1 टाइम कांस्टेंट। तो इस समय फिर ये I = होना चाहिए I0, और ये लिखते 1 - 1/e⁻। देखिए टी और टाउ दोनों तो बराबर हो गए, तो e⁻ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी ये रहा I0 1 - 1/e। अब e की अगर वैल्यू लिख करके इसे हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो ये हो गया 1/2.718, और यहां से हमें मिलेगा लगभग 0.63 I0। यानी जब हम स्विच ऑन करेंगे तो इंडक्टर में एक टाइम कांस्टेंट के बाद जो मैक्सिमम करंट हमारा होना है E/R, उसका 63% करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। और फुल कांस्टेंट होने में कितना टाइम लगेगा, इनफाइनाइट टाइम लगेगा। ये बात आप समझ गए होंगे। इनफाइनाइट टाइम के बाद करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और वो होगा E/R। तो इतनी बात आप समझ गए। अब अगर यहाँ हम करंट और टाइम के ग्राफ की बात करें तो यहाँ तो हमने करंट लिख दिया और ये हो गया भाई टाइम। तो करंट यहाँ एक्सपोनेंशियली इस तरीके से ग्रो करेगा, और कांस्टेंट होने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो हम लोग कहेंगे थ्योरेटिकली इनफाइनाइट टाइम लगेगा। अब अगर यहाँ पे देखें तो जिस समय टाइम की वैल्यू यानी एक टाइम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी, उस समय यहाँ जो करंट होगा वो 0.63 I0 होगा, और फुल कांस्टेंट होने में कितना लगेगा, इनफाइनाइट। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और कुछ डिस्कशन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना EMF, यानी क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो इंड्यूस EMF है किसी कॉइल में बैटरी से भी ज्यादा हो सकता है, तो हम लोग कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। किसी भी टाइम पे अगर हम बात करें तो इंड्यूस EMF की वैल्यू जिस बैटरी से हम कनेक्ट करेंगे इंडक्टर को, उसके EMF से यानी सोर्स के EMF से कम होगा। कैसे पता चला, तो उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। यानी अभी अभी हमने लिखा I = I0 1 - e⁻⁻t/τ। अब अगर इसका हम यहाँ कैलकुलेट करें di/dt, तो di/dt यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, I0/τ हो गया।
माइनस में है भाई, और ये हो गया 0 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो ये कुल मिलाकर के देखिए मिल गया आई नॉट अपॉन टाउ और ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो ये हो गया भाई डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू। अब डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर लिया। आई क्या होता है, तो इसकी जगह पे आई नॉट की जगह पे हम ई अपॉन आर लिख सकते हैं और टाउ की जगह पे हम एल बाई आर लिख लें। बाकी ये हो गया ई माइनस टी अपॉन टाउ हो गया। तो आर से आर तो खत्म हो गया भाई, ये रहा डी आई अपॉन डी टी। तो डी आई अपॉन डी टी यहाँ पे मिल गया हमको ई अपॉन एल ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये था डी आई अपॉन डी टी। थोड़ी देर पहले जब हम लोगों ने इंडक्टर का डिस्कशन शुरू किया था, उस समय हमने लिखा था कि जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो होगा माइनस यानी एल डी आई अपॉन डी टी। तो डी आई अपॉन डी टी तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, अब एल लिखा। डी आई अपॉन डी टी कितना हो गया, ई अपॉन एल ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। एल भी खत्म हो गया। तो जो इंड्यूस ईएमएफ मिला हमें, माइनस तो अपोज करने के लिए लगा हुआ है, हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, इसलिए माइनस को इग्नोर कर दिया। तो यहाँ पे ये हो गया ई और ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। यानी किसी भी टाइम पे अगर हम बात करें, किसी भी टाइम पे बात करें, तो जो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू है वो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू अप्लाइड पोटेंशियल, यानी जैसे ये हमने लगाया इंडक्टर और ये लगा लिया हमने रेजिस्टेंस और यहाँ ऐसी ये बैटरी कनेक्ट कर दी जिसका ईएमएफ है ई और स्विच को ऑन किया, तो जो यहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हमेशा इससे कम होगा। हाँ, t इज इक्वल टू अगर 0 की बात करें, यानी इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से लिख लें, हटाते हैं इसको। तो अगर इसको हम कुछ इस तरीके से लिख लें भाई कि इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू ई और ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ को अगर हम ऐसे लिखें कि ई अप यानी ई अपॉन ई की पावर टी अपॉन टाउ, और फिर यहाँ हम कहें कि t को 0 कर देंगे, तो जिसकी पावर 0 हो जाती है वो क्या हो जाता है, यानी t इज इक्वल टू 0 पे अगर बात करें तो फिर ये हो जाएगा ईएमएफ के बराबर। यानी जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा, तो t इज इक्वल टू 0 पे सर्किट में करंट क्या होगा, 0 होगा। अब करंट धीरे धीरे ग्रो करना शुरू होगा। तो जब किसी टाइम की बात करेंगे, यानी जब t होगा हमारे पास ग्रेटर देन 0, तो उस समय जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो हो जाएगा e और e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ होगा। और जब ये इनफाइनाइट टाइम की बात करें कि जब टाइम हमारे पास चार्ज होते होते इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इंड्यूस ईएमएफ उस समय जो कॉइल में होगा वो हो गया e की पावर t अपॉन इंफिनिटी, यानी अब जो इंड्यूस ईएमएफ है वो होगा 0। यानी जब टाइम को यहाँ पे टाइम को जब हम इनफाइनाइट लिख देंगे यहाँ पे, तो फिर इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ये इंड्यूस ईएमएफ जैसे ही स्विच ऑन करते हैं उस समय एकदम से मैक्सिमम यानी सोर्स के पोटेंशियल के बराबर होगा, देन एक्सपोनेंशियली इस तरीके से डिक्रीज होता जाएगा, एंड आफ्टर इनफाइनाइट टाइम जब करंट कॉइल में कांस्टेंट हो जाएगा तो इंड्यूस ईएमएफ अपने आप गायब हो जाएगा। तो उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। अब अगर आप ये समझ गए हैं तो एक चीज और भी बात करते हैं हम लोग, ये जो इंडक्टर है, इस इंडक्टर में कुछ मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी। तो मैग्नेटिक एनर्जी किस तरीके से स्टोर होगी, तो एनर्जी का फॉर्मूला भी आप लोग पढ़ चुके होंगे कि यू होता है हाफ एल आई स्क्वायर। अब अगर इसको हम करें डी यू अपॉन डी टी, तो ये हो गया भाई हाफ एल और 2 आई डी आई अपॉन डी टी।
2 से 2 कैंसिल कर लिया। अब ये जो du अपॉन dt है ये होगा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग इन शॉर्ट पावर भी कह सकते हैं कि ये हो गया पावर। तो यहाँ जो पावर हमें मिला वो कितना हो गया, Li di अपॉन dt। तो लिख सकते हैं हम इसको L, I की जगह पे तो वही लिखेंगे I नॉट और e की पावर यानी ये हो गया L I नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ हो गया, और डी आई अपॉन डी टी अभी अभी हम लोगों ने लिखा था आई नॉट अपॉन टाउ और e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो इस तरीके से हम लोग जो है इस पावर को कैलकुलेट कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, थोड़ा सा है बहुत आसान सा। तो ये हो गया हाफ एल आई स्क्वायर, और आप कैलकुलेट कर लेंगे कितना पावर हो गया। अच्छा, ये जो पावर है वो इस इंडक्टर कॉइल में कैसे ग्रो करेगा या एनर्जी कैसे राइज करेगी, तो बात करते हैं हम लोग एनर्जी ग्रो की। तो एनर्जी के लिए देखिए फिर ये हो गया भाई इंडक्टर, और इस इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होनी है वो आपने कहा कि होगी हाफ एल आई स्क्वायर, और आई भी अभी अभी आपने कैलकुलेट करके किया था, ये हो जाएगी आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। इसे भी अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो ये एनर्जी भी देखिए हो गई यू नॉट। यू नॉट क्या हो गया, मैक्सिमम एनर्जी, और 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ लिख दिया, स्क्वायर कर दिया। यानी जो एनर्जी स्टोर होगी वो भी एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी, इंक्रीज होगी। यानी इसके लिए भी अगर हम एनर्जी और टाइम के लिए भी ग्राफ बनाते हैं तो वो भी हमारा एक्सपोनेंशियल ग्राफ बन के तैयार होगा। तो उम्मीद है कि आज के डिस्कशन में अभी तक जो आपने देखा कि इंडक्टर में करंट कैसे ग्रो करता है वो समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं हम लोग कि इंडक्टर से करंट कैसे डिक्रीज होता है, यानी डिके ऑफ करंट की। तो डिके ऑफ करंट के लिए देखिए मैंने ये मान लिया कि हमारा जो इंडक्टर है वो इस समय फुल चार्ज हो चुका है। फुल चार्ज हो गया तो इसके अंदर फुल एनर्जी भी होगी, फुल एनर्जी होगी। और इस समय अगर इसको किसी रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाए तो डिस्चार्ज भी करेगा ये किसी बैटरी की तरीके से, और जो डिस्चार्जिंग करंट होगा वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू धीरे धीरे हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो रहा होगा। तो ये कैसे डिस्चार्ज होगा, अगर डिस्चार्ज की बात करें तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कितना है, एल डी आई अपॉन डी टी, और यहाँ जो पोटेंशियल ये रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल क्या होना चाहिए, आई आर। तो ये हो गया भाई डी आई अपॉन डी टी, इधर तो मैंने लिख दिया भाई आई आर अपॉन एल, लेकिन ये जो डी आई अपॉन डी टी है यहाँ पे हमें एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि डी आई अपॉन डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अब इससे ये नहीं पता चलता ये इंक्रीज होने का रेट है या डिक्रीज होने का, जबकि हमने क्या कहा करंट कैसे डिके होगा यानी डिक्रीज होगा, कैसे कम होगा। तो फिर क्या करना चाहिए, हम एक माइनस साइन लगाएंगे। अब माइनस डी आई अपॉन डी टी को देख के समझ जाएंगे कि ये हो गया रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट। तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट की अगर बात करें तो ये रहा भाई माइनस डी आई अपॉन डी टी, और ये हो गया देखो आई आर अपॉन एल। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस डी आई अपॉन आई, और माइनस डी आई अपॉन आई क्या हो गया, आर अपॉन एल इंटू डी टी हो गया। अब इसे हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो उस समय करंट तो कांस्टेंट था, जब स्विच ऑफ किया आपने, यानी पहले तो आपने करंट स्विच ऑन किया, करंट धीरे धीरे ग्रो होकर के क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ। मैक्सिमम होने के बाद आपने स्विच ऑफ कर दिया, यानी बैटरी से कनेक्शन इसका खत्म हो गया। बैटरी से कनेक्शन खत्म हो गया तो मैक्सिमम करंट यहाँ पे उस समय कितना फ्लो कर रहा था, आई नॉट। अब इस इंडक्टर से धीरे धीरे करंट डिक्रीज होगा,
फिर 0 होगा। तो जब स्विच ऑफ किया आपने वो टाइम क्या था 0, तो यहाँ पे उस समय करंट क्या था मैक्सिमम यानी आई नॉट। अब टी टाइम के बाद अगर आप चेक करना चाहें कितना करंट है तो 0 से टी और आई नॉट से आई लिमिट में इसे इंटीग्रेट कर लीजिए। तो ये हो गया भाई माइनस का लॉग आई अपॉन आई नॉट, और यहाँ पे हो गया भाई आर टी अपॉन एल हो गया। फिर से माइनस को उधर शिफ्ट करें और लॉग को हटा दें, तो माइनस शिफ्ट करेंगे तो होगा लॉग आई अपॉन आई नॉट, और इधर हो जाएगा भाई आर टी अपॉन एल, लेकिन माइनस साइन लगेगा, और लॉग हटाएंगे तो फिर ये होगा आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आर टी अपॉन एल होगा। और फाइनली जो हमको यहाँ से आंसर मिला वो हो गया आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस आर टी अपॉन एल। तो इस तरीके से करंट इंडक्टर में एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है कांस्टेंट रेट, यानी एक कांस्टेंट रेट से कम होगा, वो रेट कभी कम नहीं होगा, रेट वही फिक्स रहेगा और उसी रेट से धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से डिक्रीज होगा आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस आर टी अपॉन एल। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब इतनी बात अगर आप समझ गए तो आगे बस देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। यानी अभी अभी हमने लिखा कि आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस आर टी अपॉन एल। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एल बाई आर को बोला था टाइम कांस्टेंट, तो अगर टाइम कांस्टेंट यानी टाउ के टर्म में इसको लिखें तो ये आई इज इक्वल होगा आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ हो जाएगा। तो इस तरीके से करंट जो है डिक्रीज होगा एक्सपोनेंशियली। अब यहीं पे अगर हम एक बार फिर से थोड़ा कैलकुलेशन करें कि जब टाइम था 0 तो उस समय करंट कितना बोला था मैंने आई नॉट, यहाँ से भी आपको वही मिलेगा क्योंकि आप लिखने वाले हैं आई नॉट अपॉन ई की पावर 0 अपॉन टाउ। तो जिसकी पावर 0 होती है वो तो 1 होता है, यानी करंट कितना हो गया आई नॉट। दूसरी बात अगर कहें कि जब ये डिस्चार्ज होते होते टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में करंट क्या होगा, तो ये हो गया फिर आई नॉट अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी अपॉन टाउ, और जिसकी भी पावर इन्फिनिटी होती है वो तो इनफाइनाइट ही होता है, और 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0, यानी करंट पूरी तरीके से डिक्रीज हो जाएगा, और पूरा डिक्रीज होने में इसको टाइम लगेगा इनफाइनाइट, थ्योरेटिकली नॉट प्रैक्टिकली। बट अगर किसी ने कह दिया कि जब टाइम की वैल्यू होगी 1 टाइम कांस्टेंट यानी टाउ के बराबर, तब हम लोग कहेंगे कि फिर ये आई इज इक्वल होना चाहिए आई नॉट अपॉन ई की पावर, दोनों चीजें बराबर हैं तो क्या हो जाएगा 1, यानी ये हो गया आई इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन ई हो गया। अब अगर ई की वैल्यू भी यहाँ पे लिख लिया जाए जो होती है 2.718, तो सॉल्व करने के बाद में ये मिलेगा 0.37 आई नॉट, यानी एक टाइम कांस्टेंट में इंडक्टर से 37% करंट डिक्रीज हो चुका होगा। तो ये बात आप समझ गए। अब अगर इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे करंट क्या है मैक्सिमम, अब धीरे धीरे कम होगा और आफ्टर इनफाइनाइट टाइम इंडक्टर का पूरा करंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब टाइम हो गया हमारे पास कितना L बाई आर यानी एक टाइम कांस्टेंट, तो करंट कितना डिक्रीज हुआ 0.37 आई नॉट। ठीक है भाई, तो किस तरीके से करंट ग्रो करता है और किस तरीके से इंडक्टर में करंट डिके होता है डिक्रीज होता है, ये बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली और उसका जो ये ग्राफ है। अब अगर इसी इंडक्टर में हम बात करें कि जो इसके पास में एनर्जी थी तो एनर्जी भी डिक्रीज होगी, तो जो मैग्नेटिक एनर्जी है डिक्रीज होगी, कैसे डिक्रीज होगी तो उसके लिए भी देख लेते हैं एक लाइन में। यानी एनर्जी का फॉर्मूला तो हम लोग लिखा करते हैं भाई हाफ एल आई स्क्वायर।
अब यहाँ पे हमने लिखा भाई हाफ एल और आई की जगह पे हमने लिखा आई नॉट स्क्वायर, तो ई की पावर हो गया -2t/टाउ, यानी ये हो गया u नॉट ई की पावर -2t अपॉन, ये क्या हो रहा है 2t/टाउ। तो इस तरीके से जो एनर्जी है वो भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती जाएगी, यानी एनर्जी भी इसकी जो एनर्जी है वो भी एक्सपोनेंशियली ऐसे डिक्रीज होगी। पहले एनर्जी क्या थी यू नॉट, अब धीरे धीरे कम हो गई एक्सपोनेंशियली, और आफ्टर इनफाइनाइट टाइम पूरी तरीके से जीरो हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आज ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। बाकी रेस्ट टॉपिक तो इसका बचा हुआ पार्ट है, इसको लेके हम आपको फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार।